पूरे YouTube पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का जो छाती ठोक के हम दावा करते हैं, उसी के क्रम में आज की ये बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बिजनेस मैनेजमेंट की ये क्लास आपकी परसेंटेज में चार चांद लगा देगी। भैया परसेंटेज को चमकाने का काम कर देगी। अब मात्र अकेली ये वीडियो आपको पास कराने की ताकत रखती है। भैया आपकी परसेंटेज चमकाने की ताकत रखती है। आज की इस वीडियो में बार बार रिपीट होने वाले तगड़े एमसीक्यू क्वेश्चंस हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस को बेहतरीन क्वालिटी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके माइंड में फिट करने की हम कोशिश करेंगे। भाई साहब, जिनने सब कुछ पढ़ लिया है उनका रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से, और जिनने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था उनके लिए रामबाण का काम करेगी वीडियो। भैया बहुत कम समय में हम ज्यादा चीजें देने में बिलीव करते हैं। बात करेंगे पहले एमसीक्यू की, मैनेजमेंट का सही मीनिंग क्या है, सही अर्थ क्या है। देखिए, मैनेजमेंट का हिंदी में अर्थ होता है सर प्रबंधन। क्या होता है मेरे भाई? प्रबंधन मैनेजमेंट को हिंदी में कहते हैं। और मैनेजमेंट एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, बीच में रुकने वाली प्रोसेस नहीं है मेरे भाई। देखिएगा भैया, प्लानिंग से स्टार्ट होकर ये जो प्रोसेस है तब तक चलती है जब तक गोल अचीव ना हो जाए। भाई ऑप्शंस पढ़ने में हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बात करेंगे राइट आंसर की। संसाधनों का सही उपयोग करके भैया गोल को अचीव करना जो है मैनेजमेंट का सही अर्थ होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ 2 से 3 लाइन में इस चीज को कंप्लीट करते हैं। अगर फिर भी समझ में ना आया तो फिर अपने देसी अंदाज में हम आपको बताएंगे। सुनिएगा। देखिए, मैनेजमेंट का मतलब होता है मेरे भाई रिसोर्सेज जो होते हैं, जैसे मेन पावर हुई है ना, मनी हुआ, पैसे हुए, और जो मटेरियल वहां पे यूज्ड होगा वो, उनका सही उपयोग करके लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, गोल को अचीव किया जाए। तो भैया ये निरंतर चलने वाली प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग शामिल होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई? देखिए, आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। प्लानिंग के बाद आपको एक संगठन बनाना पड़ेगा और उस संगठन को मॉनिटर आपको करना पड़ेगा, है ना। फिर वहां क्या दिक्कत हो रही, क्या क्या समस्याएं आ रही, क्या किस चीज के इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो उन सबको कंट्रोलिंग के साथ आपको देखना पड़ेगा। सीधी बात कहें तो भाई साहब, मैनेजमेंट जो है वो इन सब के बिना अधूरा होता है। कोई एक प्रोसेस भी अगर यहां से कट हो जाए तो भी मैनेजमेंट अधूरा रहेगा। भाई साहब लगातार चलने वाली प्रोसेस है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। देखिए, अब हम आपको देसी अंदाज में बताते हैं कि भाई असली में मैनेजमेंट जो है वो होता क्या है। देखिए, मैनेजमेंट का मतलब होता है सही लोगों से सही समय पर सही काम करवाकर जो लक्ष्य है उसको हासिल करना। सीधी और सटीक बात आप तक मैंने पहुंचा दी है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब जरा फैक्ट के साथ इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, मैनेजमेंट जो होता है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि लक्ष्य पर आधारित ये प्रक्रिया होती है ना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैनेजमेंट कैसी प्रोसेस है, आप कह देना सर गोल ओरिएंटेड है, लक्ष्य पर आधारित प्रक्रिया है। बहुत बढ़िया, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरे पॉइंट को भी याद रखेंगे, मैनेजमेंट कैसी है? निरंतर चलने वाली कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगी। संसाधनों का सही उपयोग, यानी कि जो रिसोर्सेस है उनका सही तरीके से उपयोग करके, सही समय पर उपयोग करके लक्ष्य को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है भाई साहब मैनेजमेंट कहलाती है। योजना, प्लानिंग बनाओ और भैया निरंतर उस पर करना जरूरी है। तो इन दोनों को इंक्लूड करके जो चीजें की जाती हैं वो ना कहीं प्रबंधन की ओर इशारा करती है मेरे भाई। बहुत बढ़िया। अब जब बात करते हैं पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट की, तो भैया एग्जाम्पल देने से हम पीछे कैसे हट जाएंगे। सुनिएगा। स्कूल के प्रिंसिपल साहब टीचर्स को सही काम देते हैं, है ना, तभी जो है वो रिजल्ट अच्छा आता है। अब एक और एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, एग्जाम चल रहे हैं, सुनना बात, एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम में अगर प्रिंसिपल सर खुद ही ड्यूटी करने लग जाएंगे हर रूम में, तो बताओ क्या होगा, है ना। बाकी चीजें जो अरेंज उन्हें करनी है वो कैसे हो पाएंगी। इसलिए भैया पूरी प्लानिंग के साथ सही समय पर सही लोगों को वो काम देते हैं। वो कहते हैं भैया फलाना टीचर फलाने रूम में ले जाएगा, फलाना टीचर फलाने रूम में जाएगा। इस तरह से सब चीजें बहुत प्रॉपर्ली अरेंज होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। उम्मीद करेंगे कि पहले क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे तरीके से तोड़ के रख दिया होगा। हो सकता है टाइम लग गया हो, लेकिन एक एक बात माइंड में फिट करना बेहद जरूरी थी। सुनिएगा। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से हैं, यानी कि मैनेजमेंट के मेरे भाई कार्य कौन कौन से हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा। देखिए भाई साहब, कार्य की बात करेंगे तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये सब चीजें जो है भाई साहब किसी अच्छे प्रबंधन में होना बेहद इनका आवश्यक है। देखिए, प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी कार्य की योजना बनाना, और फिर जब योजना बन जाए तो भाई साहब उस काम को करने के लिए एक संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजिंग करना, ठीक है। और जब संगठन भी बन जाए उसके बाद उनको क्या करना,
मॉनिटरिंग करना, उनको डायरेक्ट करना, बाद में अगर कोई दिक्कत हो रही, समस्या हो रही या फिर क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, यानी कि उन पर कंट्रोल करना। तो भाई साहब ये सब जो है वो मैनेजमेंट के फंक्शंस हो जाएंगे, कार्य हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब जरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं। देखिएगा, मैनेजमेंट 4 मुख्य कार्यों के जरिए चलता है। पहला तो रहेगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इनसे ऑर्गेनाइजेशन सही दिशा में मेरे भाई काम करता है। चाहे छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो, सुनना बात, चाहे छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो, उसमें भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, देसी अंदाज में सुन लो, सटीक बात आप यहां पे सुन लीजिएगा। देखिए भैया, मैनेजमेंट पहले सोचो, फिर जमाओ, फिर चलाओ और फिर जांचो। सिंपल सी बात है। प्लानिंग का मैंने लिख दिया यहां पे कि पहले सोच लो, पहले योजना बना लो, है ना, फिर जब योजना बन जाए तो जमा लो। कहने का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बना लो, संगठन बना लो और फिर चलाओ, यानी कि डायरेक्ट करो उनको, और बाद में कोई दिक्कत हो तो उनको समझो और फिर जांचो। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? अब जरा फैक्ट के साथ यहां पॉइंट समझते हैं। भैया ऐसा ना समझना कि केवल हम आपको एक एमसीक्यू करा रहे, एक एमसीक्यू से 4 से 5 क्वेश्चन हम क्लियर करके चलते हैं, है ना। ऐसे नहीं हम पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का दावा करते हैं, वो भी छाती ठोक के। भाई साहब कंटेंट में दम रखते हैं तभी हम ऐसी बात बोलते हैं। देखिएगा, योजना बनाना, संसाधनों को व्यवस्थित करना, सही दिशा देना और कार्य की जांच करना एक अच्छे प्रबंधन के बेहतरीन ये उदाहरण हो जाएंगे। अब देखिएगा, एग्जाम्पल के साथ जरा कंप्लीट कर लेते हैं कि इवेंट मैनेजर पूरा इवेंट जो है वो प्लान करता है, टीम बनाता है मेरे भाई, काम करवाता है, और अगर उसे लगता है कि कोई दिक्कत है ना, ये दिक्कत नहीं भी है, फिर भी उसको चेक करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो आपने समझा कि जो मैनेजमेंट है भाई साहब वो कितनी प्रोसेस पे चलेगा। आपने कहा सर 4। कौन कौन सी? पहली है प्लानिंग, दूसरी है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरी रहेगी आपकी डायरेक्टिंग और चौथी रहेगी आपकी कंट्रोलिंग। ठीक है, तो इन चारों को आपको कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिखना है, और लिखने से क्या होता है, चीजें याद होती हैं। चलेंगे भैया, ऐसे क्वेश्चन हैं ये जो बार बार रिपीट होते आए हैं और हमेशा रिपीट होते रहेंगे। तो इस वीडियो को भैया जरा सा भी इसके मत करें, पता ना कौन से क्वेश्चन आपके काम आ जाए, कौन से क्या। मुझे लगता है कि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना, जरूर मिलेगा मेरे भाई। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, विश्वास रखना अपने इस भाई पर। मिन्सबर्ग के अनुसार मैनेजरियल रोल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? भाई साहब 10 प्रकार के मैनेजरियल रोल होते हैं, है ना। हेनरी मिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग मैनेजरियल रोल की बात करेंगे तो 10 प्रकार के होते हैं। मैनेजरियल रोल क्या होता है भाई साहब? जो रोल मैनेजर निभाता है उसको कहते हैं सर मैनेजरियल रोल। अब मैनेजर कौन कौन से रोल निभाता है भैया? कभी वो कड़क होता है ना, कभी उसका जो रवैया है वो अपने एम्प्लॉयज के प्रति कड़क होता है, कभी भैया मित्र बन जाता है, कभी ग्रुप डिस्कशन में भैया उसको पार्टिसिपेट कराता है एम्प्लॉयज को, कभी खुद बॉस बन करके क्या करता है, अपना निर्णय सुनाता है। ठीक है, तो भैया सारी चीजें चलती है इस हिसाब से। वो जितने रोल है उसके, आपने कहा सर 10 रोल वो निभाता है। तो ये रोल 3 भागों में बांटे गए। एक तो होता है इंटरपर्सनल, दूसरा होता है इंफॉर्मेशनल और तीसरा होता है सर डिसीजनल। भैया इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझे थे एक क्लास में, चूंकि हमने 1 यूनिट पहले कंप्लीट की थी, तो चारों यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं। ठीक है, शायद ये दूसरी या तीसरी यूनिट में ये चीजें थी, और जब हमने आपको ये समझाया था तो सब कुछ हमने बहुत अच्छे अंदाज में समझाया था। एमसीक्यू बेस्ड क्लासेस हमने आपको दी थी, तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर ले और चीज़ों को देख ले, है ना। मैराथन क्लास भी हम आपको इसकी करवा चुके हैं, तो जरूर देख लेना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स सब कुछ कंप्लीट करा चुके भैया, है ना। तो एक बार प्लेलिस्ट आप विजिट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत तगड़े अंदाज में चीज़ें करा रहे। अब सुन लो देसी अंदाज में बात। देखिए भाई, मैनेजर क्या है? एक ही आदमी जो कई तरीके के जो काम है वो एक साथ संभाल लेता है मेरे भाई। उसके जो रोल है, उसके सीधा कहें तो उसके जो रूप है वो 10 प्रकार के रूप किसने बताए? मिन्सबर्ग साहब ने बताए। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब यहां पे समझ लेते हैं। देखिए भैया, फैक्ट के साथ समझते हैं कि कुल 10 प्रकार के उसके रोल्स होते हैं। 3 मुख्य वर्ग होते हैं, व्यक्तिगत, सूचना और निर्णय, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल, है ना। वो सब चीजें होती हैं मेरे भाई। देखिएगा, हर मैनेजर मल्टीपल रोल निभाता है। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मैनेजर कभी लीडर होता है भैया, तो कभी जो है वो उसका साथी बन जाता है, एम्प्लॉयज का दोस्त बन जाता है, कभी जानकारी देता है तो कभी मेरे भाई डिसीजन लेता है। ठीक है, तो कभी डिसीजन में अपने एम्प्लॉयज को शामिल कर लेता है। तो ये सब चीजें होती है भाई साहब। लाइक करने के लिए मैंने नहीं बोला है, ईमानदारी के साथ वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो आप क्लास को जरूर लाइक किया करो, है ना भाई साहब। ऊर्जा मिलती है आपके एक लाइक से। आप सोचते होंगे लाइक से क्या हो जाता है? भैया कुछ नहीं होता है, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो आप सबको पसंद आ रहा है ना। चलेंगे भैया, बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, प्लानिंग क्या है समझिएगा भाई। प्लानिंग की अगर बात करेंगे तो फ्यूचर के लिए जो निर्णय लिया जाता है मेरे भाई, उसको कहते हैं सर प्लानिंग। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल के साथ समझा दो, उसके बाद हमें डेफिनेशन वगैरह बताना। सुन लो,
देखिए आप रहते हैं सर झांसी में, सुनना बात, आप सर झांसी में रहने वाले व्यक्ति हैं, कानपुर आपको जाना है मेरे भाई, तो आप क्या करेंगे, आप एक योजना बनाएंगे कि भैया हम सुबह जो है वो 7 बजे वाली ट्रेन से निकलेंगे, है ना, 7 बजे वाली ट्रेन, हम झांसी जो है वो प्लेटफॉर्म पर हम पहुंचकर ट्रेन पकड़ेंगे, ठीक है, और फिर वहां से जो ट्रेन है हमारी गोविंदपुरी होती हुई, है ना, कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी, इतने बजे हम जागेंगे, इतने बजे हम स्टेशन पहुंचेंगे, सब कुछ आप योजना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो वो क्या है मेरे भाई, जो योजना आप बना रहे उसी को तो प्लानिंग कहते हैं। तो आप किसकी बना रहे? आपने कहा सर फ्यूचर की बना रहे, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको कानपुर जाना था। तो फ्यूचर के लिए जो निर्णय लिया जाता है उसको कहते हैं सर प्लानिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत सस्ता उदाहरण मैंने आपको दिया है ना। चलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं कि प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए लक्ष्य को और कार्य तय करने की जो प्रक्रिया है भाई साहब, उसको कहते हैं सर प्लानिंग। यह मैनेजमेंट का पहला और सबसे जरूरी फंक्शन होता है। देखिएगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए यहां से, तो आपको ये क्वेश्चन भाई साहब छोड़ के नहीं आना है। अगर आप छोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाली बात हो जाएगी। मैनेजमेंट का पहला काम क्या है आपसे अगर पूछ ले तो आप कह देना सर योजना बनाना, प्लानिंग करना। सबसे जरूरी फंक्शन क्या है आप कह देना सर योजना बनाना। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे बात करेंगे अब देसी अंदाज में डेफिनेशन की। सुनिएगा, प्लानिंग सीधा सीधा होता है कि पहले से सोच लेना कि करना क्या है एक्चुअल में, ठीक है। सटीक भाषा में हम आपको बता रहे हैं कि प्लानिंग होती है कि भैया करना क्या है और कैसे करना है। अगर आप कंप्लीट फोकस के साथ इस वीडियो को देख लेते हैं मेरे भाई, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको आएगा नहीं। विश्वास रखना अपने इस भाई पर, और इसी अंदाज में, देसी अंदाज में हम आपको पढ़ाते हैं, है ना। अगर आप 4 यूनिट देख करके चले जाते हैं एग्जाम में, अगर फिर आपका कोई बाल वाका कर जाए तो भाई साहब बता देना, कमेंट कर देना, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। भाई साहब खुली छूट देता हूं, खुला दावा करता हूं, ये घमंड नहीं है भैया। एक एक बात हम आपको माइंड में जिस तरह से फिट कराते हैं उसी का ये भरोसा है मुझे, है ना। देखिएगा फैक्ट के साथ हम कुछ पॉइंट्स यहां पे क्लियर करते हैं कि भविष्य पर आधारित ये प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है सर? प्लानिंग होती है मेरे भाई। कौन सी होती है सर? प्लानिंग होती है। लक्ष्य को निर्धारण करने वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि गोल को पाने वाली प्रक्रिया होती है सर प्लानिंग। देखिएगा हमें अगर कोई भी टारगेट अचीव करना है तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा सर? योजना बनानी पड़ेगी। अगर योजना ही हम नहीं बनाएंगे तो भैया लक्ष्य कहां से हमारे पास आ जाएगा? बताओ, खुद चल के तो नहीं आएगा ना, हमें उस डायरेक्शन में काम तो करना पड़ेगा भाई। निर्णय लेने वाली प्रक्रिया होती है कौन? योजना होती है मेरे भाई। तो और मैनेजमेंट की नींव है। तो आपको बहुत सारे, है ना, हो सकता है 4 से 5 जो क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन से क्लियर हुए होंगे। जो वीडियो बहुत अच्छे से मन लगा के चीज़ों को देख रहा होगा भाई साहब, हम दावा करते हैं कि एक एक बात आपके माइंड में घुसा के मानेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट कर लेते हैं कि भैया स्टूडेंट पहले टाइम टेबल बनाता है, फिर उसी के अनुसार पढ़ाई करता है, तब जाकर के बेहतरीन रिजल्ट लाता है कि नहीं लाता है? बताओ। चलेंगे बात करेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर रहेगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत तगड़े क्वेश्चन हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग क्या होता है भाई साहब? डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेना। तो भैया जो आपके अल्टरनेटिव्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, उनमें से सही चीज को चुन लेना भैया होता है आपका डिसीजन मेकिंग भाई साहब। अच्छा, डिसीजन मेकिंग के बारे में हम आपको थोड़ा सा और बताएं तो डिसीजन मेकिंग होता है कई विकल्पों में से सबसे जरूरी जो विकल्प है उसको चुना जाता है। यह हर मैनेजमेंट के कार्य का भैया मेन जो है वो पार्ट होता है। देसी अंदाज में अगर हम आपको समझाएं तो भाई साहब डिसीजन कई रास्तों में से जो सही रास्ता हमें चुनना है। जैसे आपको जाना है अपनी मंजिल पर और आपके सामने बहुत सारे जो रास्ते हैं मेरे भाई वो गए हैं, ठीक है, बहुत सारे जो रास्ते हैं वो गए हैं। अब आपको क्या पता कि गली 1 पे जाना है, 2 पे जाना है, या 3 पे या 4 पे जाना है? बताओ। तो इन चारों में से जहां पे आप सही पे चले जाते हैं तो वही आपका हो जाएगा कि भैया आपने सही निर्णय लिया, सही डिसीजन आपने लिया है। चलेंगे फैक्ट के साथ हम चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। तो पहला है कि इसमें विकल्पों का होना जरूरी है। देखिए ऑप्शंस ही नहीं रहेंगे, अल्टरनेटिव्स ही नहीं रहेंगे, तो फिर आप सही निर्णय किस में से लेंगे? बताओ, है ना। देखिए भैया कंपेयर भी करते हैं तो एक से ज्यादा जो चीजें होती हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं, कोई दूसरा तीसरा होना चाहिए। सही चयन करना भैया इसकी खासियत होती है भाई साहब। तर्क संगत ये सोच है और इसमें रिस्क भी शामिल होती है ना। आपने रिस्क ली, हो सकता है कि आप रिस्क में फिक्स हो जाए, ठीक है, मतलब गलत जो है वो डिसीजन ले जाएं। तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से वियर करना पड़ता है, समझना पड़ता है। देखिएगा एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। स्टूडेंट डिसाइड करता है कि सेल्फ स्टडी करेगा या फिर कोचिंग करेगा, वह बेस्ट ऑप्शन चुनता है। अच्छा, अगर उसने सेल्फ स्टडी का डिसीजन उसने लिया है और नौकरी नहीं लगी, रिजल्ट उसका नहीं बना अच्छा, तब फिर क्या होगा? है ना, बहुत सारे फैमिली प्रेशर, है ना, सोशल, बहुत सारे रिलेटिव्स परेशान करेंगे, सब चीज़ें होती है मेरे भाई। चलेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर रहेगा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है भैया? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है संगठन का बनाना। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? संगठन का बनाना।
तो संगठन मेरे भाई कैसे बनेगा भैया, कार्य और अधिकार का सही विभाजन करके जो है वो संगठन बनेगा। मतलब जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो वर्क है वो सही तरीके से सही लोगों तक डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम और अथॉरिटी को इस तरह बांटा जाता है कि लक्ष्य जो है वो आसानी से पूरा हो सके। यही पूरी व्यवस्था स्ट्रक्चर तैयार करता है कि नहीं करता है। अच्छा, डेफिनेशन, देसी डेफिनेशन के साथ समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का सीधा सीधा मतलब होता है मेरे भाई कि कौन क्या करेगा और किसके नीचे करेगा। अब जरा ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फैक्ट हम समझ लेते हैं पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट है कि कार्य का विभाजन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम बात करेंगे सर संगठन की, इसीलिए बनाया जाता है कि जो कार्य है उनको आपस में बांटा जा सके, ताकि भैया देखिए कोई काम को अगर एक ही व्यक्ति करेगा तब फिर ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन अगर उस काम को डिपार्टमेंट के साथ बांट दिया जाएगा तब क्या होगा भैया, वो काम जो है वो आसानी के साथ हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? तो कार्य का विभाजन करना और उनकी जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको बराबर अच्छे से समझाना, बताना। अधिकार के संबंध में ये चीज़ है कि भैया किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, किसको कौन सी अथॉरिटी दी गई। संरचना निर्माण के साथ साथ मेरे भाई समन्वय बनाना। अब आप कहेंगे सर समन्वय बनाना क्या होता है? भाई साहब इंग्लिश में कहते हैं इसको कोऑर्डिनेशन, और बहुत सारे लोगों या गतिविधियों को एक व्यवस्थित तरीके से एक साथ मिलकर जो काम कराया जाता है उसको कहते हैं सर समन्वय। अच्छा, समन्वय बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन बड़ी चीज़ ये है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कंपनी में मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर, ये क्या है भैया, सब तय होते हैं। सबको अपना काम पता होता है कि हमें करना क्या है एक्चुअल में। तो इन सबको मिलाने से ही क्या बनती है? आपने कहा भैया ऑर्गेनाइजेशन बनती है, एक संगठन बनता है मेरे भाई। बात करेंगे 7 नंबर के एमसीक्यू की, सेंट्रलाइजेशन क्या है, यानी कि केंद्रीकरण क्या है भाई? तो भैया पावर को सबसे ऊपर रखना, टॉप लेवल पर रखना, ये कहलाता है सर केंद्रीकरण। देखिए कोई कंपनी है, उस कंपनी में जो भैया बड़े जो डिसीजन लिए जाते हैं वो टॉप लेवल से लिए जाते हैं। समझे कि नहीं समझे बात? टॉप लेवल का मतलब जो भैया अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं किसी कंपनी में वो लेते हैं। जैसे कि सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो मेरे भाई टॉप मैनेजमेंट के पास रहती है। इससे कंट्रोल मजबूत रहता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी मेरे भाई यहां से कम हो जाती है। अच्छा, देसी डेफिनेशन के साथ समझ लेते हैं कि सेंट्रलाइजेशन सारी ताकत जो है भाई साहब मालिक या ऊपर वाले जो लोग होते हैं, ऊपर वाले जो अधिकारी हैं उनके पास रहती है। कुछ फैक्ट के साथ इस चीज को हम सेंट्रलाइजेशन को अच्छे से हम क्लियर करेंगे, एक एक बात हम आपके माइंड में फिट करके मानेंगे मेरे भाई, परेशान मत होना। बस इस वीडियो को फोकस के साथ एंड तक देखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। देखिएगा, निर्णय जो है वो ऊपर से होते हैं, नियंत्रण मजबूत यहाँ पे रहता है, और लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मेरे भाई कम हो जाती है, और जो आदेश होते हैं वो जल्दी लागू होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भाई साहब ऊपर से जो टॉप लेवल से जो ऑर्डर आता है वो एम्प्लॉय मान लेते हैं, मानना ही पड़ेगा उन्हें। छोटी दुकान में मालिक हर फैसला मेरे भाई खुद लेता है, तो ये छोटी दुकान की बात हो गई। लेकिन अगर बड़ी कोई कंपनी है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, तो वहां पे जो मेन काम होते हैं भाई साहब उनका निर्णय टॉप लेवल के पास होता है, उन डिसीजन मेकिंग पावर टॉप लेवल के पास होती है उनकी। अब बात कर रहे हैं 8 नंबर एमसीक्यू की, कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसा कम्युनिकेशन होता है कि अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देना, अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देना और उस व्यक्ति को वो बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो भाई साहब सीधा सीधा इसका अर्थ होता है कि जानकारी का आदान प्रदान करना, मतलब अपनी जानकारी दूसरे तक पहुंचाना और दूसरा जो व्यक्ति सुनाए वो अपन तक आ जाए मेरे भाई। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं कि कम्युनिकेशन का जो सही उद्देश्य होता है मेरे भाई, सही जानकारी को सही व्यक्ति तक पहुंचाना, ये जो है वो टारगेट होता है कम्युनिकेशन का। इससे गलतफहमी मेरे भाई कम होती है और काम सही तरीके से होता है। देसी अंदाज में समझ लीजिएगा। देखिएगा, कम्युनिकेशन अपनी बात दूसरे तक सही तरीके से भैया पहुंच जाए, समझ लो सही कम्युनिकेशन हो गया, सही संप्रेषण हो गया मेरे भाई। अब फैक्ट के साथ हम समझते हैं 4 फैक्ट, है ना, आपके बड़े काम के रहेंगे। देखिए, भेजने वाला और पाने वाला, मतलब कम्युनिकेशन जो मतलब अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक जो व्यक्ति रखता है वो व्यक्ति, और जिस तक ये बात पहुंचाई जाती है वो व्यक्ति, दोनों ही इसमें इंक्लूड रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं केवल बात अपनी व्यक्ति किए जा रहा है ना, दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, तो भैया फिर वो कम्युनिकेशन परफेक्ट कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। संदेश का आदान प्रदान करना, यानी कि जो सेंडर मैसेज भेज रहा है ना, और जो रिसीवर तक मैसेज पहुंच रहा है, तो सेंडर जो मैसेज भेजेगा उसे रिसीवर को समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये बात होती है। फीडबैक इसमें जरूरी रहता है। बाधाएं बहुत सारी हो सकती है, बैरियर्स हो सकते हैं। अब आपने कहा सर कौन से बैरियर्स होंगे? देखिए भैया, भाषा संबंधी बैरियर हो जाएंगे, है ना। भाषा संबंधी कैसी? आपको आती है सर हिंदी, है ना, दूसरा वाला व्यक्ति समझता है सर मराठी,
अब दूसरा व्यक्ति अगर मराठी समझता है मेरे भाई, तो फिर बताओ आप जो अपनी बात रखेंगे उस व्यक्ति को कैसे समझ में आएगी। या फिर दूसरा अगर कम्युनिकेशन बैरियर देखें, आप अपनी बात दूसरे हिंदी वाले व्यक्ति को ही पहुंचा रहे हैं, हिंदी भाषी आप हैं, वो हिंदी सुनता है, आप उस तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे है बहुत सारा नॉइस, है ना, बहुत सारा नॉइस है, तब आप बताओ बात अपनी क्लियर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। तो बहुत सारी बाधा आती है, बहुत सारे बैरियर्स इनमें आते हैं। चलेंगे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। देखिएगा, मैनेजर क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है ना, क्या करता है, क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है ताकि वर्कर जो है वो सही तरीके से काम करे। 9 नंबर का क्वेश्चन अब आपके डिस्प्ले पर रहेगा, मोटिवेशन क्या होता है। भाई साहब, मोटिवेशन की हम बात कर लें तो प्रेरित करना, दूसरे व्यक्ति को समझाना ताकि काम करने की जो प्रेरणा है भाई साहब वो अंदर से आए, है ना। ऐसा नहीं कि बाहर से वो काम कर रहा है, नहीं नहीं भैया, काम करने की जो प्रेरणा है उसके अंदर से आए, उसको लगे कि भैया अब हमें काम करना है। ठीक है, देखिएगा एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं कि मोटिवेशन लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है और उनकी परफॉर्मेंस मेरे भाई बढ़ा देता है। यह ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है भाई, है ना। देखिए अब ये मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा, कोई रिवार्ड दे दिया, है ना, बहुत सारे तरीके से मोटिवेशन बढ़ाया जा सकता है। देखिए जब हम आपको 4 यूनिट कंप्लीट करा रहे थे बिजनेस मैनेजमेंट की, तब हमने आपको बताया था कि मोटिवेशन कैसे लोगों के अंदर बढ़ाया जाता है, साथ ही में काम करने की जो प्रेरणा है लोगों के अंदर कैसे डाली जाती है। तो भाई साहब उन सभी यूनिट को देखना भैया बेहद जरूरी रहेगा, जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। मोटिवेशन अब देसी अंदाज में समझ लेते हैं। देखिएगा, किसी को दिल से काम करने के लिए भैया उत्साहित कर दिया, समझ लो मोटिवेशन वाला काम हो गया। समझे कि नहीं समझे, बताओ समझे या नहीं समझे। अब आप देखो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आपका कोई टारगेट नहीं है, बस ऐसा टारगेट आपने बनाया कि भैया बीकॉम हमें बस पास करनी है, आगे हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो बताओ ये क्या है, ये मोटिवेशन है आपका, है ना। ऐसे तो फिर जानवर भी जीते हैं। बताओ अपने लिए जियो, अपने माँ बाप के लिए जियो, जो आपके लिए भैया दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं। फैक्ट के साथ हम चीजें समझ लेते हैं कि आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों प्रकार के जो मोटिवेशन है वो हो सकते हैं। किस तरह से भैया, कंपनी में कुछ लोभ लालच दे करके, कुछ पैसे दे करके जो अंदर प्रेरणा है वो डाली जा सकती है ना। कहीं गैर आर्थिक मतलब शाबाश दे दिया, है ना, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर करके ऐसे अवार्ड दे दिया, है ना, इस तरह से कि भैया चलो बहुत अच्छा तुमने काम किया है। तो बहुत तरीके इसमें होते हैं कि अंदर से प्रेरणा उनके अंदर डाली जाए ताकि काम करने के लिए भैया उत्साहित हो जाए मेरे भाई। भाई साहब कार्य की क्षमता बढ़ेगी, अब बढ़ेगी जब अंदर से लोग काम करने के लिए उत्साहित होंगे तो कार्य की क्षमता तो बढ़ेगी। संतुष्टि भैया मिलती है भाई साहब, मैस्लो, है ना, हर्जरबर्ग जैसे सिद्धांत इन्हीं में लागू होते हैं। बॉस अगर बोनस देता है भाई साहब तो एम्प्लॉय और मेहनत करता है, वो कहता है मेरा काम जो है वो बहुत अच्छा है। 10 नंबर का क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर रहेगा, लीडरशिप क्या होती है। बताओ भैया, लीडरशिप की बात करेंगे कि तो लोगों को प्रभावित कर देना, इन्फ्लुएंस करना जो है सही मायने में मैं कहूंगा लीडरशिप होती है, यानी कि नेतृत्व करना। लीडरशिप लोगों को इन्फ्लुएंस करना, गाइड करने की क्षमता है ताकि वे लक्ष्य जो है भाई साहब हासिल कर लें। एक अच्छा लीडर, है ना, एक अच्छा लीडर टीम को मोटिवेट करता है और सही दिशा भी देता है, देता कि नहीं देता है। अब देसी अंदाज में बात समझ लो, लीडरशिप होती है कि लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ना, वो कहते हैं ना साथ लेकर के आगे बढ़ना। देखिएगा फैक्ट के साथ चीजें समझ लेते हैं कि प्रभाव डालने की क्षमता जो है इसमें होती है, किसमें होती है, लीडरशिप में होती है ना। टीम को प्रेरित करने की क्षमता लीडरशिप में होती है, सही दिशा देने का काम जो है वो नेतृत्व करता है, लीडर करता है। अलग अलग लीडरशिप स्टाइल उसकी हो सकती है। चलेंगे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। देखिएगा, क्रिकेट कैप्टन टीम को मोटिवेट करता है कि भैया चलो गलती हो गई, है ना, ये मैच हम हार गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट मैच में हम तोड़ के रख देंगे। तो वो बाद में क्या करता है भैया, सही डिसीजन लेता है, इसलिए टीम जो है वो जीत जाती है। समझे कि नहीं समझे, बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। और हम आपको बहुत जल्द एक वन लाइनर के क्वेश्चंस की क्लास कराने वाले हैं। आप सब अगर तैयार हैं तो एक बार कमेंट में जरूर लिख देना कि वन लाइनर की क्लास करा दो, है ना। भाई साहब ऐसे वन लाइनर रहेंगे जो सटीकता से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो से भाई साहब 30 से 40 क्वेश्चन सीधे सीधे ना फंस जाए तो आप कहना, ठीक है। 30 से 40 क्वेश्चन सीधे फंसेंगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो। भैया इस वीडियो को इस तरह से डिजाइन ही हमने किया है ना। ऐसे कोई क्लास नहीं बनाई जाती जो सीधा हमने उठाया और सीधा कूड़ा कचड़ा मतलब हमने डाल दिया। भैया बहुत अपग्रेडेड क्वेश्चंस को डाला जाता है, सारे PYQ को एनालाइज किया जाता है और सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से समझा जाता है, तब जाकर के मेरे भाई हम क्लास बनाते हैं, तब जाके कहते हैं कि पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट है। बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO का कॉन्सेप्ट किसने दिया। भाई साहब ड्रकर साहब ने दिया, पीटर ड्रकर साहब ने MBO का कॉन्सेप्ट दिया है। सुन लो भैया क्या कॉन्सेप्ट दिया इनने दिया कि इनने क्या किया कि इसमें पहले गोल जो है वो पहले तय कर लिए जाते हैं, एम्प्लॉयज और मैनेजर मिलकर के टारगेट को भैया डिसाइड करते हैं, फिर उसी पूरी जो क्षमता है उसी टारगेट को अचीव करने में लगा देते हैं। किसने ये
दिया था भैया रूल, कंसेप्ट किसने दिया? आपने कहा ड्रगर साहब ने दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। एमबीओ वाला कंसेप्ट याद रखेंगे, साथ में इसका फुल फॉर्म भी मेरे भाई याद रखेंगे। पहले टारगेट फिक्स करो और फिर उसी के हिसाब से जो है काम करो और पूरी एनर्जी उसी टारगेट को अचीव करने में लगा दो भाई साहब। एमबीओ का सीधा सीधा ये मतलब हो जाएगा। भाई साहब देसी अंदाज में एक एक चीज को कराता हूं, इसी बात का बस गर्व है, इसी बात का मैं कहूंगा घमंड है साहब कि एक एक बात हम आपके माइंड में फिट करके रख देते हैं। देखिएगा इसमें लक्ष्य जो है वो पहले तय होते हैं। किसमें पहले लक्ष्य तय होते हैं? आपने कहा सर एमबीओ में तय होते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन से हम 4-5 क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। भैया मैनेजर प्लस एम्प्लॉय, इनमें दोनों शामिल हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि एमबीओ में निम्न में क्या शामिल है, केवल मैनेजर, केवल एम्प्लॉय या दोनों या कोई नहीं, तो आप बता देना भैया मैनेजर एम्प्लॉय दोनों शामिल होंगे, कोई एक वाली बात बिल्कुल मत कर देना। इसमें परफॉर्मेंस को मेजर करना भैया आसान है, साथ ही में रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होता है एमबीओ, है ना। तो एमबीओ कैसा अप्रोच है? आपने कहा रिजल्ट ओरिएंटेड, लक्ष्य पर आधारित प्रक्रिया। भैया एग्जाम्पल से समझ लेता है। देखिएगा कंपनी सेल टारगेट 1 लाख रखती है। अब सारे जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर हैं, सब उसी टारगेट पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं अब कुछ भी हो जाए, सेल का टारगेट 1 लाख हो गया है तो कम नहीं होना चाहिए। तो इससे जो काम जो है वो क्लियर हो जाता है जब पूरी एनर्जी लगती है। 12 नंबर का एमसीक्यू अब आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। भाई साहब पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का छाती ठोक के जो हम दावा करते हैं, भाई साहब बेहतरीन कंटेंट हम लाते हैं, कंटेंट से समझौता हम नहीं करते हैं। कंट्रोलिंग का मुख्य उद्देश्य भैया क्या है बताओ? कंट्रोलिंग के अगर मेन उद्देश्य की हम बात कर लें भाई साहब, काम की जांच करना, काम को बहुत बारीकी से समझना जो है कंट्रोलिंग का उद्देश्य होता है। प्लानिंग का क्या होता है बताओ? अभी मैंने आपको बताया था प्लानिंग का उद्देश्य, जल्दी से आप हमें कमेंट में लिखेंगे। प्लानिंग का लिखेंगे, ऑर्गेनाइजिंग का लिखेंगे और डायरेक्टिंग का लिखेंगे। अब इसमें ये समझ लो, कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। अगर गलती हो तो उसको सुधारने के लिए एक्शन लिया जाता है। समझे या नहीं समझे? अगर आप नहीं समझे तो देसी अंदाज में समझ लो। देखिएगा कंट्रोलिंग जो है मेरे भाई, काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक करने के लिए भैया इसको कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है वो की जाती है। समझ गए होंगे। चलेंगे अब फैक्ट के साथ, हम 3 से 4 चीजों को बिल्कुल तोड़ के रखते हैं। सुन लो भैया। देखिए भाई साहब स्टैंडर्ड इसमें तय किए जाते हैं पहले से, किसमें? कंट्रोलिंग में, है ना। परफॉर्मेंस को मापा जाता है और दूसरी चीजों के साथ इसमें तुलना की जाती है। देखिए जब हम तुलना करेंगे भाई तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है किसमें या कितनी है। बाद में इन चीजों का सुधार इसमें किया जाता है। चलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। टीचर्स टेस्ट लेकर के चेक करता है कि भाई साहब किस बच्चे को कितनी चीजें समझ में आई। बाद में स्टूडेंट की गलती जो है वो सुधार देता है और जिसको दिक्कत है उसको बहुत अच्छे से समझा देता है। 13 नंबर का एमसीक्यू अब आपकी डिस्प्ले पे है, मैस्लो थ्योरी। भाई साहब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हमने डाला है ना। लोग अगर इस वीडियो को पेड कंटेंट के साथ बेचते तो मुझे लगता है कई हजार रुपए कमाते। भाई साहब इस कंटेंट को हम फ्री डालते हैं यूट्यूब पे और आपके लिए भाई साहब ये मेहनत की जाती है। एक बार कमेंट में जय हिंद, वंदे मातरम, राष्ट्रहित में जरूर लिखें। मैस्लो थ्योरी किससे रिलेटेड है बताओ? मैस्लो थ्योरी जो है वो किससे रिलेटेड है? तो आपने कहा भैया मोटिवेशन से रिलेटेड हो जाएगी मैस्लो थ्योरी। अभी मैंने आपको बताया था, बताओ बताया था कि नहीं बताया था? एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं। देखिएगा अब्राहम मैस्लो साहब थ्योरी ह्यूमन नीड्स पर जो है वो आधारित है। इनकी थ्योरी यह बताती है कि जरूरतें जो है वो स्टेप बाय स्टेप पूरी होती हैं, है ना। रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, है ना, प्रेम, सब चीजें जो है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरी होती हैं। भैया हम सब कुछ आपको पढ़ा चुके हैं और बहुत ज्यादा अपनी क्लास नहीं है जो हम आपको बता रहे हैं कि 4 यूनिट कंप्लीट की हैं। आप देखिए बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी होंगे जिनमें 4 यूनिट नहीं होंगी, लेकिन भाई साहब इन 4 यूनिट में ऐसे सिलेबस को हमने कवर किया है जिसमें लगभग सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लेलिस्ट की, तो चेक जरूर कीजिएगा। बाकी टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं और अगर आपको सिलेबस चाहिए तो हम सिलेबस वहां पे सेंड कर देंगे। बाकी हर यूनिट के साथ में हमने सिलेबस लगाया ही है वहां पे, ताकि आपको एक एक बात माइंड में फिट हो और अपना सिलेबस मैच करके क्लास आप देखें। देखिएगा भैया मैस्लो साहब कहते हैं कि इंसान पहले जरूरतें पूरी करता है, फिर बाद में जब एक जरूरत पूरी हो जाती है तो अगली जरूरत आती है। जैसे पैदल चलने वाला व्यक्ति कहता है भैया साइकिल आ जाए, है ना, साइकिल आ जाए, और जब साइकिल उसके पास आ जाती है फिर वो कहता है भैया, है ना, अब बाइक आ जाए, बाइक आ जाती है फिर वो कहता है भैया अब कार आ जाए, है ना, और जब कार आ जाती है तो सोचते हैं बड़ी कार आ जाए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं और जो जरूरतें हैं वो कभी मुझे लगता है पूरी होंगी ही नहीं। देखिएगा फैक्ट के साथ समझ लेते हैं कि 5 स्तर की जो जरूरतें हैं वो होती हैं, बेसिक से लेकर के हायर नीड तक की यहाँ पे इन्होंने बात की है अब्राहम मैस्लो साहब ने, और उसमें हमने सब कुछ अच्छे से बताया था आपको कि कौन कौन सी इनकी जरूरतें होती हैं। बेसिक से लेकर हायर नीड तक होती है, मोटिवेशन के आधार पर चीजें होती हैं, और लास्ट में जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो हाईएस्ट पीक पर होता है। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि पहले इंसान खाना कमाता है और फिर सम्मान चाहता है। पहले सोचता है कि भैया हम ठीक ठाक भोजन करने लगे, है ना,
है ना, सर ढकने के लिए छत हो जाए और बाद में फिर वो सोचता है कि अब मेरा सम्मान हो जाए, सुरक्षा हो जाए, फिर सक्सेस अचीव करना चाहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। 14 नंबर का क्वेश्चन आपके इस डिस्प्ले पर रहेगा। देखिएगा, कम्युनिकेशन में बैरियर क्या होता है, बताओ भैया। देखिए, बैरियर का मतलब होता है बाधा। सर क्या होता है भैया? बाधा होता है भाई साहब। अच्छा, बाधा मतलब प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, अपनी बात यहां से वहां करने में जो दिक्कत हो रही उसको कहते हैं सर समस्या, उसी को कहते हैं सर बाधा। देखिएगा, बैरियर कम्युनिकेशन में आने वाली जो रुकावटें होती हैं जिससे मैसेज सही तरीके से नहीं पहुंच पाता, इसी को कहते हैं सर मिसअंडरस्टैंडिंग या गलती पैदा ये चीजें कर सकती हैं। भाई साहब, मैराथन हम आपको दे चुके हैं, यानी कि एक क्लास में संपूर्ण बिजनेस मैनेजमेंट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। वन शॉट वीडियो हम आप तक पहुंचा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट की जरूर देखिएगा। देसी अंदाज में समझ लेते हैं कि बैरियर क्या है। बात सही से पहुंचने में जो रुकावट आती है उसी को कहते हैं सर बैरियर। बताओ, अब बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत लोग कह रहे होंगे सर हमने अभी तक जो चीजें पढ़ी थी वो हमें समझ में ही नहीं आ रही थी, एक एक बात क्लियर ना कर दी, एक एक बात आपके माइंड में फिट ना कर दी तो मैं नहीं मानूंगा। भाई साहब, एक और हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे होंगे जिनके पास टाइम की कमी से वो नोट्स मेंटेन नहीं कर पा रहे, है ना। तो भाई साहब, बहुत कम पैसों में, मात्र 100 रुपए में एक सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट हम आपको देते हैं। चलिए फैक्ट के साथ हम समझ लेते हैं। देखिएगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम की यहां पे बात होती है कि भैया बाधा आती है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने में। हो सकता है कि भाषा संबंधी दिक्कत हो जाए, जैसे किसी व्यक्ति को हिंदी आती है, हिंदी में वो बात कर रहा है मराठी वाले व्यक्ति से जिसको मराठी समझ में आती है, तो ये भाषा संबंधी दिक्कत हो गई। गलत समझ, है ना, अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहा है, उसने सुन कुछ लिया, सुना वो कुछ और रहा था। नॉइस मतलब बहुत ज्यादा वहां पे शोर शराबा वाली चीजें हो रही थी और आपने कुछ सुनाया और उसने कुछ सुन लिया। लैक ऑफ क्लैरिटी मतलब भाषा की जो है वो क्लैरिटी नहीं थी, आप हकला के बोल रहे थे, है ना, धीरे धीरे बोल रहे थे, बहुत तेज बोल रहे थे, सब चीजें होती हैं उनमें, है ना, गुस्से में बोल रहे थे। मैनेजर भैया इंग्लिश में बोलता है, वर्कर समझ नहीं पाता है, तो काम जो है वो गलत हो जाएगा। तो वो भाषा यूज करनी चाहिए जो सामने वाला व्यक्ति समझता है। भाई साहब, एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो नोट्स बनाने में जिनको प्रॉब्लम आ रही होगी। भाई साहब, अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही तो आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। 923632 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें और आप हमसे नोट्स के लिए कहें। मात्र 100 रुपए में एक सब्जेक्ट के हम कंप्लीट नोट्स देते हैं। जो मैराथन हमने क्लास बनाई थी भाई साहब, उन मैराथन क्लास के भी हम आपको नोट्स देते हैं। भाई साहब, एक मैराथन क्लास के नोट्स, कंप्लीट नोट्स मात्र 30 रुपए में, बहुत ज़्यादा पैसा हमने नहीं रखा है इसमें। और दो अगर आप मैराथन वीडियो साथ में ले लेते हैं, मैराथन वीडियो के नोट्स आप साथ में लेते हैं, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो भाई साहब 2 हम 50 में दे देंगे। और अगर 3 की हम बात करेंगे तो 3 60 में ले लेना, ठीक है, बहुत कम पैसों में। और आपको एक और बात बताएं, बहुत सारे लोगों ने हमसे चारों यूनिट के नोट्स लिए हैं, उन सबका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने दिए, एक दिन तो इतने सारे लोगों ने नोट्स लिए कि हम दे करके थक गए थे। और आप सबके बहुत ज़्यादा फीडबैक, बहुत अच्छे फीडबैक आए, आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिला, इसलिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और अगले टाइम मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही तगड़े अंदाज में हम आपको नोट्स देंगे और बहुत कम पैसों में देंगे, विश्वास रखना अपने इस भाई पर। चलेंगे, अब बात कर रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, लीडरशिप का कौन सा स्टाइल जो है वो लोगों की राय को महत्व देता है, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप नंबर हमने मतलब लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाली है। लिंक क्या, हमने सीधा व्हाट्सएप नंबर डाला है, तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। लीडरशिप का कौन सा स्टाइल लोगों को राय देता है। अच्छा, लीडरशिप का स्टाइल की अगर हम बात कर लें मेरे भाई, तो ये देता है सेंट्रलाइज्ड मतलब केंद्रीकरण। अब केंद्रीकरण क्या है, देखिएगा, डेमोक्रेटिक लीडरशिप में लीडर टीम मेंबर की राय को महत्व देता है। डेमोक्रेटिक मतलब जो टीम मेंबर्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाता है, इससे पार्टिसिपेशन बढ़ता है और डिसीजन जो है मेरे भाई वो बेहतर होते हैं। देसी अंदाज में हम समझ लेते हैं कि डेमोक्रेटिक मतलब सबकी सुनो फिर बाद में फैसला ले लो, इसमें सबको पार्टिसिपेट करवाया जाता है, पार्टिसिपेशन इसमें हाई होता है, आइडियाज इसमें शेयर होते हैं, सब लोग बताते हैं कि भैया ऐसा 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 काम हो सकता है, मोटिवेशन सबका बढ़ता है कि देखो, है ना, मुझे भी वैल्यू मिल रही है, मेरा भी सम्मान है, बेटर डिसीजन इससे निकल करके आते हैं। अब जरा एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। देखिएगा, टीम लीडर मीटिंग में सबकी राय लेता है और बाद में फिर क्या करेगा, डिसीजन लेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इस वीडियो को कंप्लीट किया और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपकी परसेंटेज में ये 4 चांद लगाने के लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी बिजनेस मैनेजमेंट को मात्र 55 मिनट में मैंने कंप्लीट किया था। जहां एग्जाम 75 नंबर का होता है वहां 75 नंबर के लिए, और जहां एग्जाम मेरे भाई 100 का होता है वहां 100 के लिए बहुत तगड़े अंदाज में हमने चीजें कराई थी। पेपर फंसाने की गारंटी के साथ एक एक क्वेश्चन को हमने इसमें डाला था। अगर आप वीडियो देख लेंगे आप खुद कहेंगे कि सर मजा आ गया, और बाकी में कंटेंट पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार रहता है अपना। इसी तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी 1 शॉट महामैराथन हम आपको दे चुके हैं और 10 MCQ। देखिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी 10 MCQ हम आपको 10 टॉपिक के साथ कंप्लीट करा चुके हैं। ऐसा नहीं केवल 10 MCQ हम आपको देते हैं, साथ ही में ऐसी वीडियो रहती है भाई साहब
कि एक एमसीक्यू के साथ एक टॉपिक को पूरी तरीके से निचोड़ के रख दिया जाता है। बिजनेस मैनेजमेंट को अगर आप यूनिट 22 पढ़ना चाहते हैं तो भाई साहब पढ़ लें, बहुत ज़्यादा लंबी अपनी क्लास नहीं है, 20 से 25 मिनट में एक क्लास को हम कंप्लीट करते हैं, है ना। और एक क्लास में एक यूनिट को तोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपका, 1 से 1.5 घंटे में आप 4 यूनिट को कवर कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट के साथ ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी हमने यूनिट वाइज कंप्लीट किया है। एमसीक्यू क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर, एमसीक्यू एग्जाम्स को ध्यान में रखकर भाई साहब क्लास को हमने डिजाइन किया है। एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स भी बहुत तगड़े अंदाज से हमने चीज़ों को कंप्लीट कराया था। 4 यूनिट बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी हम कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स की मैराथन भी कंप्लीट करा चुके हैं। तो एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें और सभी सब्जेक्ट की जो नेक्स्ट वन लाइनर वाली मैराथन है उनके लिए आप अपने परिवार एमएस शिवम को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और अगले सेमेस्टर में हम आपके भाई साहब इतने अच्छे तरीके से काम आएंगे, आप खुद कहेंगे सर कि आपकी टेंशन खत्म हो गई बीकॉम से। तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, जुड़ जाओ और टेंशन फ्री हो जाओ अपनी बीकॉम से। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों को भेज देना यार, है ना। अगर आप किसी दोस्त की मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी मदद करेंगे, ठीक है। चलेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।